ईरान से युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान समारोह से ट्रंप ने खौफनाक ऐलान कर दिया। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ऑर्डर दिए हैं कि ईरान जहां भी एटमी प्रोग्राम शुरू करेगा उस अड्डे को बमों से पाट दिया जाएगा। इधर ईरान ने हॉर्मूज से लगे बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान आज रात खाड़ी देशों पर भयानक हमले के सिग्नल दे रहा है और इन सब के बीच में अमेरिका के बम वर्षकों के हमलों का सायरन बज गया है। ईरान के ड्रोन, जॉर्डन में डीप स्ट्राइक, रेवोल्यूशनरी गार्ड के रॉकेट और बहरीन में बारूदी तांडव, मुश्तबा के लड़ाकों का कुवैत में कहर। ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान का युद्ध अब फाइनल राउंड में पहुंचने वाला है, जहां सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं हो रही। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और मिसाइल बनाम बम वर्षकों की टक्कर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान B-1 बम वर्षक वाला कहर झेलने के लिए तैयार रहे। ईरान पर ट्रंप 13,600 किलोग्राम का बम फोड़ने जा रहे हैं। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है, यानी ऐसा बम जिसके विस्फोट से पिकैक्स पहाड़ के परखचे उड़ जाएं। लेकिन ट्रंप ने ईरान के अंदर अंडरग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर रिलीज किया है, जिसका मकसद पिकैक्स पहाड़ को उखाड़कर ईरान का यूरेनियम हासिल करना है। लेकिन ट्रंप के मिशन का पता चलते ही ईरान इतना बौखला गया है कि बारूद की डोज को जस्ट डबल कर दिया है। ईरान फुल फॉर्म में हमले कर रहा है, बिना रहम किए ट्रंप से हिसाब ले रहा है। ईरान मिसाइलों से पीट रहा है, जॉर्डन बचाओ बचाओ चीख रहा है। ईरान ड्रोन बमों की बौछार कर रहा है, बहरीन रहम रहम गिड़गिड़ा रहा है। ईरान रॉकेटों से तबाही मचा रहा है। कुवैत ट्रंप से सीज फायर की अपील कर रहा है। ईरान के जितने दुश्मन हैं, सब सरेंडर मोड में आ चुके हैं। इजराइल तक युद्ध से साइड लेकर एक किनारे खड़ा है। लड़ाई अब सीधे अमेरिका ईरान में चल रही है। जबरदस्त टक्कर हो रही है। अमेरिका रात भर बमबारी करता है। सुबह की पहली रोशनी से ईरान जवाब देना शुरू करता है। ईरान जब जवाबी हमला करता है तो सिर्फ अमेरिका की हालत खराब नहीं होती। ट्रंप से दोस्ती रखने वाले तमाम देश ईरान का ताप झेलते हैं। ईरान पर अमेरिका के जितने बम गिरे हैं, ऐसे हर धमाके ने अब खाड़ी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया है। ओमान से कुवैत तक, बहरीन से सऊदी अरब तक हर मिसाइल हमले ने ट्रंप को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए अब अपने सबसे विनाशकारी हथियार को उड़ाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उड़ान भरते देखे गए हैं। ट्रंप के ईरान के पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी के बाद ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के उड़ान भरने की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप में तैनात अपने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम एशिया में भेजने का प्लान बना चुका है। इसके साथ ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान के आसपास भेजे जा सकते हैं। इस बीच इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक मिलिट्री बेस बन चुका है। यहाँ पहले भी अमेरिकी सेना के जंगी हथियार तैनात रहे हैं, लेकिन अब तो इनके वीडियो खुद अमेरिकी मीडिया जारी कर रहा है। इसकी वजह ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं
ट्रंप तब तक ईरान को बम से मारेंगे जब तक वो उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं करता। Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. What, do you know something that I don't know? So What, talks are you know still something possible, that I don't likely? know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. ट्रंप अगर बमों के जोर से ईरान का सरेंडर चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर मुस्तबा उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देने की गारंटी ले रहे हैं। अमेरिका को रोकने के लिए अब ईरान ने बॉर्डर के इलाकों को पुख्ता सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास, जास और सिरिक में अमेरिका ने भयानक हमला किया, तो ईरान के पश्चिम में खुजेस्तान के अहवाज, महशहर, बंदर इमाम और आबादान में हवाई हमले कर रहे हैं। इसके अलावा तबरीज में अमेरिका ने तबाही मचाई है, लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं वॉर जोन को अमेरिकी मिसाइलों और जेटों का कब्रगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप अब ईरान में अपना एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ईरान उनके ऑपरेशन पिकैक्स की हवा खराब करने का पक्का बंदोबस्त कर रहा है। ट्रंप कहां-कहां फेल साबित हो चुके हैं, उसे पहले जान लेते हैं। उनका पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ना, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये मकसद नाकाम ही दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप फोर्स को ईरानी यूरेनियम की करेक्ट लोकेशन तक शायद ही पता है। ट्रंप का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 20 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए ये मकसद भी फेल हो गया। ट्रंप का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन मुस्तबा खमनई ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद बखूबी संभाल लिया है और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप भी कायम है, यानी ट्रंप के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। ईरान ये वादा कर रहा है कि ट्रंप जितनी भी प्लानिंग करना है करते रहें, उनकी धमकियों और धौस से ईरान डरने वाला नहीं। ट्रंप को अगर ईरान में कुछ हासिल होगा तो वो हार है। نهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی ईरान की एयर पावर सुपर एक्टिव मोड में है। ईरान की मिसाइल साइट पर लगातार काम चल रहा है, मतलब मुस्तबा के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। वहीं ट्रंप का वॉर बजट इतना बढ़ चुका है कि उनकी हालत खराब है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च अब तक 37.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ट्रंप युद्ध के लिए तुरंत फंड की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया है। ट्रंप ने जून 2025 में कांग्रेस से करीब 87.6 अरब डॉलर फंड रिलीज करने की डिमांड रखी है, मतलब 37.5 अरब डॉलर फूंक चुके ट्रंप ईरान युद्ध में अभी दोगुना खजाना लुटाने का रिस्क लेने जा रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर सीनेटर ट्रंप के वॉर बजट बढ़ाने पर भड़के हुए हैं, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि यही सही समय है जब अमेरिकी सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा बम दिए जाएंगे। Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future. And that's why this is a generational investment. And it was the previous administration that didn't fund this department. मुमकिन है ऑपरेशन पिकैक्स के लिए ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।
क्योंकि पहाड़ी बैटल ग्राउंड पर ईरान से टकराना सबसे जोखिम भरा युद्ध होगा। इसलिए ट्रंप यूरेनियम हासिल करने के लिए बम वर्षकों से बारूदी बवंडर लाने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका ने जिस बम वर्षक का ट्रेलर रिलीज किया है उसकी डिटेल जान लीजिए। कितना खतरनाक है B-1 बॉमर। B-1 बम वर्षक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉमर है। ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। B-1 की लंबाई 44.5 मीटर होती है। इसका विंग स्पैन 41.8 मीटर होता है। B-1 बॉमर की ऊंचाई 10.4 मीटर होती है। इसके इंजन 4 टर्बोफैन होते हैं। B-1 लगभग 34,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की ताकत रखता है। B-1 J-डैम बम, स्टैंड ऑफ मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। B-1 टारगेट पर लंबी दूरी से हमला करने का दम रखता है। इसके साथ ही B-1 लो लेवल फ्लाइट और वेरिएबल स्वीप विंग्स के लिए कुख्यात है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जिस भी साइट पर एटमी प्रोग्राम को शुरू करेगा उसे एक झटके में जमींदोज कर दिया जाएगा। वो साइट चाहे सुरंग के नेटवर्क में बनाई गई हो, किसी पहाड़ पर बनाई गई हो या फिर रेगिस्तान में। अमेरिका की पहुंच ईरान के चप्पे चप्पे तक है। ट्रंप की यह वार्निंग तेहरान की टेंशन दोगुनी करने वाली है। And we will absolutely attack. The new site that they're talking about. I mean, how about these people? They're in this because of nuclear weapons, and they're trying to possibly reconstitute a site. We'll hit that site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर अड़ा अमेरिका। अब सऊदी अरब को एटमी पावर बनाना चाहता है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये डील हुई तो सऊदी अरब को अमेरिका से मिलेगा एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और फिर सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन भी कर पाएगा। ये डील अरबों डॉलर की हो सकती है। इस पैकेज में 123 एग्रीमेंट शामिल है। यह समझौता एक तरह से वो नियम है जिसके तहत दूसरे देशों के साथ अमेरिका न्यूक्लियर डील करता है। यूरेनियम संवर्धन वो प्रक्रिया है जो 90% तक की जाए तो परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। 123 एग्रीमेंट अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत होने वाला परमाणु सहयोग समझौता है। इसके जरिए अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन और तकनीकी सहयोग कर सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे समझौतों में ये शर्त होती है कि दूसरा देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान 8 साल पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में एक बयान में कह रखा है कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो सऊदी अरब भी एटम बम बनाएगा। शायद ट्रंप के लिए भी ईरान के परमाणु हथियारों की काट प्रिंस सलमान को साधने में दिख रही है। इसलिए खाड़ी में नया परमाणु पावर बनाकर वो ईरानी खतरे को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। अभी तो आलम ये है कि ईरान खाड़ी देशों को अपने इशारे पर नचा रहा है। ईरान जिसे चाहता है उसे मिसाइल से तोड़ दे रहा है। सऊदी अरब एटमी पावर बनने का पहला कदम उठाता भी है तो ईरान उसे बख्शने वाला नहीं। दोनों मुल्कों की पुश्तैनी दुश्मनी का ये राउंड सबसे खौफनाक होगा, क्योंकि ईरान के पास युद्ध में एक तरफा बढ़त है तो सऊदी अरब के पास ट्रंप का फुल बैकअप, यानी अरब वर्ल्ड का युद्ध भी जबरदस्त और विनाशकारी साबित हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने सेना प्रमुख सिरस्की को हटा दिया है। यूक्रेन आर्मी चीफ की कमान मिखाइलो ड्रापाती को दे दी गई है और इन सब के बीच में यूक्रेन ने रूस के अंदर 1200 किलोमीटर दूर फिर हमला किया है और रूस के सबसे वेयरहाउस को उड़ाने का दावा कर दिया है। रूस ने धमकी दी है कि हर हमले का जवाब बहुत भयानक होगा।
कीव से 12,000 किलोमीटर दूर हमला कर यूक्रेन ने फिर रूस को दहला दिया। रूस के दक्षिणी शहर कास्ट्रोदार और नेवित्रोमिस्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ड्रोन हमलों ने रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के सबसे बड़े वेयर हाउस पर निशाना लगाया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें आई उनमें सिर्फ आग और धुएं नजर आए। लेकिन क्या ये यूक्रेन की जंग का सिर्फ ट्रेलर भर है? जंग के 5वें साल ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री लीडरशिप में सबसे बड़ा सैन्य फेरबदल किया है। उन्होंने 60 साल के आर्मी चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की को हटाकर सेना की कमान 43 साल के मेजर जनरल मिखाइलो ड्रोपोली को सौंप दी है। सवाल है कि ये सिर्फ चेहरा बदला है या रणनीति भी बदलेगी। ये सिर्फ कमांडर का बदलाव नहीं, ये यूक्रेन की पूरी युद्ध नीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सिरस्की की पुरानी स्टाइल कमान पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। ऊंचे नुकसान, धीमा पलटवार और टेक्नोलॉजी से दूरी। अब नई कमान मिखाइलो ड्रोपोली के हाथ में है, जो ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों के मास्टर माने जाते हैं। इस जंग में फ्रंट लाइन पर स्थिति बिल्कुल साफ है। रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे बड़ी कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन जवाब में मॉस्को तक ड्रोन भेज रहा है, रूस के वेयर हाउस को जला रहा है, तेल डिपो में आग लगा रहा है, क्रीमिया की सप्लाई लाइन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सवाल ये है कि नई कमान इन हमलों को और तेज करेगी या यूक्रेन की स्ट्रेटेजी सिर्फ डिफेंस तक ही रहेगी। Якщо ми до цього завжди готові в рамках всеохоплюючої оборони, якщо ми дамо надійну, гарну бойову відсіч, можливо, це буде крах воєнно-політичного керівництва Російської Федерації. सवाल है मिलिट्री कमांड में बदलाव से ज़ेलेंस्की का जंग कैसे बदलेगा? क्या यूक्रेन अब और आक्रामक युद्ध लड़ेगा? क्या कीव की सेना लंबी दूरी के हमले और तेज करेगी? अभी कीव की सेना लंबे रेंज ड्रोन और मिसाइलों से रूस के अंदर तक पहुंच रही है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में लॉजिस्टिक हब, तेल भंडारण और एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार हमले हो रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फ्रंट लाइन पर अब भी रूस का कब्जा है। सुमे, खार्किव और डोनेट्स्क के इलाकों में लड़ाई थमी नहीं है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन इन इलाकों को बफर जोन बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के नए कमांडर अगर लंबी दूरी के हमलों को और तेज करते हैं तो रूस का जवाब भी उतना ज्यादा भयानक हो सकता है। ऐसा मॉस्को पर यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने जंग का जवाबी ट्रेलर सुमे में दिखा दिया, जब रूस ने यूक्रेन के पैटर्न पर ही ड्रोन हमले कर पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मतलब मॉस्को इस जंग को और महंगा और खूनी बना सकता है। Продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше. यूक्रेन की तरफ से बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशंस की फिलहाल कोई तैयारी नहीं दिख रही। कीव की स्ट्रेटेजी ये है कि लंबे रेंज हमले से रूस की सप्लाई तोड़ी जाए ताकि कब्जा किए इलाके अपने आप कमजोर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति काम करेगी या फिर लंबे युद्ध की थकान में ज़ेलेंस्की को किसी समझौते के लिए तैयार होना पड़ेगा। नई कमान के पास जवाब ढूंढने का समय बहुत कम है। रूस का अभी भी यूक्रेन के करीब 20% हिस्सों पर कब्जा है। क्या यूक्रेन की सेना इस इलाके को रूस से छीन लेगी या इस बॉर्डर लाइन पर ज़ेलेंस्की सरेंडर कर लेंगे? ये सवाल सीधे जंग के भविष्य से जुड़ा है। रूस आज भी यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर काबिज है। पूर्वी और दक्षिणी फ्रंट पर रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ रही है।
जेलेंस्की की सेना अभी लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। उसके निशाने पर मॉस्को के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। मॉस्को में वेयर हाउस, तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। क्रीमिया में रूस की सप्लाई लाइन एयर डिफेंस को टारगेट कर रही है। इस तरह के हमले अब रूटीन हो चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के आसपास वेयरहाउस और तेल डिपो तक पहुंच रहे हैं। क्रीमिया जाने वाली रूसी सप्लाई लाइन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है ताकि रूसी मिसाइल हमलों को कमजोर किया जा सके। लेकिन हर हमले का जवाब रूस भी दे रहा है। कीव, जापोरिजिया, ओडेसा और दूसरे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। नागरिक इलाके जल रहे हैं। यानी दोनों तरफ से अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रही, ये शहरों और ऊर्जा व्यवस्था तक फैल चुकी है। नई कमान को तय करना होगा कि ये हमले और तेज किए जाएं या फिर संयम बरता जाए। Підтримую відставку Сирського і призначення Драпатого дуже правильний вибір. Драпатий здатний змінити хід війни, і це дуже правильний вибір президента. Очікую, що будуть. Це що Зеленський не почув їх, і це дуже велика помилка, що він подав відставку Сирського. Це дуже вплине на Україну. Демократична країна, і влада повинна прислуховуватись до своїх громадян. І я вважаю, що те рішення, яке вчора було прийнято президентом України, це, я вважаю, тим, що він почув дійсно. यूक्रेन की सेना अभी सैनिकों की कमी से जूझ रही है। कीव में भर्ती अभियान का विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी मुसीबत एयर डिफेंस और मिसाइलों की कमजोरी है। ये सबसे खतरनाक कमजोरी है। यूक्रेन की सेना में सैनिकों की भारी कमी है। भर्ती अभियान का विरोध सड़कों पर दिख रहा है। लोग जबरन भर्ती से डरे हुए हैं, जबकि एयर डिफेंस की कमी जेलेंस्की को डरा रही है। Накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі. नतीजा ये हो रहा है कि रूस की मिसाइल और ड्रोन हमले शहरों तक पहुंच जा रहे हैं। कीव में इमारतें तबाह हो रही हैं, पावर प्लांट निशाना बनाए जा रहे हैं। नई कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, कम सैनिकों और सीमित एयर डिफेंस के साथ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो लंबे रेंज के हमले भी लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, जिसका नुकसान यूक्रेन के शहरों को उठाना पड़ रहा है। मॉस्को की मिसाइल कीव को बर्बाद कर रही है। ड्रोन हमले यूक्रेन के शहरों को जला रहे हैं। लंबे युद्ध की वजह से न सिर्फ सेना दबाव में है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी बोझ गहरा हो गया है। इस बीच पुतिन अपने सहयोगियों को यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। Хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन का नुकसान रोजाना बढ़ रहा है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। नागरिक इलाकों में तबाही हो रही है। ऊर्जा संकट गहरा रहा है। अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे में यूक्रेन को मदद की जरूरत सबसे ज्यादा है और इसी जरूरत को पूरा करने का वादा पश्चिमी देशों ने किया है। सवाल यह है कि ये मदद कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन के हमलों का जवाब दे रहा है, वो यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। 8 जुलाई 2026 को अंकारा में हुए नाटो समिट में जेलेंस्की से बहुत बड़ा वादा किया गया। करीब $80 अरब की सैन्य मदद मिलेगी। यूरोपियन यूनियन 2026-27 के लिए $105 अरब कर्ज देगा। ये मदद कागजों पर बहुत बड़ी है, लेकिन असल सवाल यह है कि यह हथियार कब और कितनी मात्रा में पहुंचेगा, क्योंकि जंग का गणित अब हथियारों की डिलीवरी पर टिका हुआ है। एयर डिफेंस की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सिस्टम समय पर नहीं पहुंचे तो शहरों पर रूसी हमले जारी रहेंगे। इसी साल जर्मनी से 4 IRIS-T एयर डिफेंस मिलने वाले हैं। फ्रांस SAMP-T एयर डिफेंस देने वाला है। अमेरिका से पैट्रियट के लिए मिसाइलों का लाइसेंस मिलने वाला है। जर्मनी से 600 एयर डिफेंस मिसाइलों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ब्रिटेन से LMM इंटरसेप्टर मिसाइलें और लॉन्चर पर डील हुई है।
ये सिस्टम अगर समय पर पहुंचे तो यूक्रेन की रक्षा ताकत मजबूत हो सकती है, लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। नई कमान, सैनिकों की कमी, लंबे युद्ध की थकान और कूटनीतिक दबाव, सब कुछ एक साथ चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने कमान बदल दी है। अब सवाल यह है कि रणनीति भी बदलेगी या फिर जंग वही रहेगी, सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे। जवाब फ्रंट लाइन पर ही लिखा जाएगा। Determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapatki. यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन की जंग नई कमान के भरोसे लड़ी जाएगी, लेकिन सिरस्की की पुरानी स्टाइल कमान पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। शब मिखाइलो ड्रापाती की है, जिन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ रूस लगातार मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ फ्रंट लाइन पर रूसी सेना धीरे धीरे दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में नई कमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीमित संसाधनों के साथ रूस की बढ़त कैसे रोकी जाए। क्या मिखाइलो रूस के अंदर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और तेज करेंगे? क्या यूक्रेन फिर किसी बड़े काउंटर अटैक की तैयारी करेगा? क्या पश्चिमी हथियार रूस यूक्रेन का जंग का रुख बदल पाएंगे या फिर यूक्रेन को आखिरकार बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा? जंग का 5वां साल बता रहा है कि अब सिर्फ टैंक और तोपें फैसला नहीं करेंगी। ड्रोन, मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक इस युद्ध की नई पहचान बन चुके हैं। जो देश सप्लाई लाइन तोड़ेगा, जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था और सैन्य ढांचे पर ज्यादा दबाव बनाएगा, बढ़त उसी के हाथ में होगी। लेकिन एक सच ये भी है कि हर हमले की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। दोनों देशों के शहर निशाने पर हैं, बिजली घर जल रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं और युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और महंगा होता जा रहा है। नई कमान, नई रणनीति या फिर वही पुराना युद्ध? ज़ेलेंस्की ने चेहरा बदल दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या नई कमान जंग का समीकरण बदल पाएगी या फिर यूक्रेन रूस युद्ध अपने 6ठे साल की ओर उसी खून खराबे के साथ बढ़ता रहेगा। फिलहाल इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि डॉनबास, सुमे, खार्किव और मॉस्को के आसमान में उड़ते ड्रोन तय करेंगे। हमास को नया बॉस मिल गया है। खलील अल हया हमास चीफ तो बन गए हैं, लेकिन सवाल है कि इजराइल कब तक खामोश बैठेगा। नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे चुके हैं कि हमास को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, मगर खलील अल हया गाजा में नहीं बल्कि कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। तो क्या इजराइल दोबारा कतर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? इजराइल दुश्मन नंबर 1 के सफाई के लिए क्या तैयारी कर रहा है? इस रिपोर्ट में समझिए। हमास ने चुना नया आका। अल हया को बनाया हमास चीफ। क्या बदलेंगे इजराइल के हालात? भड़केगी सुलगती जंग या निकलेगा बीच का रास्ता? हमास को नया नेता मिल गया है। हमास ने अपने वरिष्ठ नेता खलील अल हया को नया चीफ चुना है। 16 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में पूर्व प्रमुख याहिया सिनवार की मौत के बाद से ये पद खाली था। करीब 2 साल बाद हमास ने नए चीफ के तौर पर अल हया को चुना है। 1987 में हमास की स्थापना के वक्त ही खलील उसमें शामिल हो गया था। खलील अल हया हमास का राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख रहा है। उसे इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। खलील पूर्व प्रमुख
सिनवार के सबसे करीबी लोगों में से एक था। हमास के आंतरिक गुप्त चुनाव में उन्होंने पूर्व राजनीतिक नेता खालिद मशाल को हराकर ये पद हासिल किया है। खलील पिछले 2 साल से मिस्र और कतर में चल रही इजराइल के साथ वार्ता में मुख्य वार्ताकार भी रहे, लेकिन खलील को संगठन से ज्यादा कट्टर मानसिकता वाला माना जाता रहा है और इसकी वजह है खलील का एक बयान और एक प्लान। वो प्लान था 7 अक्टूबर 2023 को हमास का ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, जिसमें हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी वाले इलाके में ले गए थे। उस ऑपरेशन को लीड करने वालों में खलील का नाम भी सामने आया था। खलील ने उस काम को महान कार्य बताया था। अल हया खलील ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि यह हमला इजराइल के साथ युद्ध का पूरी समीकरण बदलने के लिए किया गया था। उनका मकसद इजराइल को मजबूर करके बातचीत की टेबल पर लाना था। हालांकि जानकार बताते हैं कि बातचीत की कोशिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन ताकतवर इजराइल पर अपनी शर्तें थोप पाने की सूरत में हमास कभी नहीं रहा। हत्या और बंधकों को ले जाकर खलील और हमास के दूसरे लीडरों की कोशिश इजराइल को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों को मनवाना था। वो अलग बात है कि उसके बाद इजराइल ने हमास और उसके प्रमुख नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। दो साल क्यों खाली रही गद्दी? 2 जनवरी 2024 को हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। 13 जुलाई 2024 को हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ का खात्मा कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल को भी ढेर कर दिया गया।